पंजाब, यूपी, एमपी, दिल्ली, केरल के साथ साथ देश के कई राज्यों में एक के बाद एक कोयले की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। पूरा देश इस आशंका से डर गया है कि कहीं भी किसी भी वक्त अंधेरा छा सकता है। ये डर छत्तीसगढ़ को भी सता रहा है। यहाँ पर भी ज्यादातर बड़े पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक आखिरी सांसें गिन रहा है। बात करें राज्य के बड़े पावर प्लांट्स की तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र में कोरबा ईस्ट में तकरीबन 4 दिन का कोयला बाकी है। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र यानी कोरबा वेस्ट में तकरीबन 3 दिन का कोयला बाकी है। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र में 7 दिन का ही कोयला बाकी है। इनके अलावा राज्य के कई बिजली प्लांट बंद पड़े हैं। इनमें एनटीपीसी लारा उत्पादन क्षमता 400 मेगावाट है, ये बंद है। सीपत यूनिट जिसकी उत्पादन क्षमता 104 मेगावाट है, बंद है। एनएसपीएल 25 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाला ये प्लांट भी बंद है। इन प्लांट के बंद होने से राज्य को 529 मेगावाट बिजली कम प्राप्त हो रही है। एक नजर डालें राज्य में बिजली की डिमांड और सप्लाई पर, तो डिमांड इस समय 3803 मेगावाट बनी हुई है, जबकि सप्लाई 3810 मेगावाट है। पीक समय पर यह डिमांड 4123 मेगावाट हो जाती है, जबकि पीक समय पर सप्लाई 4123 मेगावाट ही जनरेट की जा रही है। नए संकट का असर छत्तीसगढ़ पर कम से कम हो, इसके लिए सरकार कमर कसकर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसईसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक की और वर्तमान हालात के लिए एक बार फिर केंद्र पर निशाना साध दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्र के प्रबंधन पर सवाल उठाया और उसे असफल करार दिया। कोयले की संकट देखिए, केंद्र सरकार एक तरफ दावे करती है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ पावर प्लांट लगातार बंद होते जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार जो दावा कर रही है तो उसमें तो कोई सच्चाई है ही नहीं। पावर प्लांट भी बंद क्यों हो रहे हैं? और एक तरफ आप देखें कि पूरे देश में खाद की कमी हुई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, किसानों को खाद नहीं मिला। उस समय भी आपूर्ति में ये लोग कमी किए, अब कोयले की भी पूर्ति नहीं कर पा रही। आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है? केंद्र पर आरोप लगे तो बीजेपी भी मुखर हो गई। कोयले के राष्ट्रीय संकट पर छत्तीसगढ़ सरकार के बयान पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लिया। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ स्तर पर किए जा रहे प्रयासों पर भी सवाल उठाए। अभी छत्तीसगढ़ इंतजार करे, थोड़े दिन में गोबर की बिजली छत्तीसगढ़ में आ रही है और छत्तीसगढ़ गोबर से जगमग होगा। बाकी और वैकल्पिक व्यवस्था क्या है उससे मतलब नहीं है माननीय मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान गोबर से बिजली बनाने में है। अभी असली संकट ये। चूंकि छत्तीसगढ़ में होने वाला कोयले का उत्पादन बाहर भेजा जाता है, इसलिए ऐसे आसार हैं कि आपूर्ति में समस्या नहीं आएगी। एसईसीएल से मिले 29,500 मीट्रिक टन कोयले के आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ को कोयला ज्यादा मिल सकेगा, लेकिन इस दौरान आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर कोयले की कमी का असर जरूर बना रहेगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। कोयले पर काली सियासत। जी हां, कोयला संकट इस वक्त आ खड़ा हुआ है। प्रदेश ही नहीं, देश भर में ये संकट खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में खासा उत्पादन होता है कोयले का, लेकिन बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के जो ताप संयंत्र हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको भी कोयले की कमी महसूस होने लगी है। यहाँ तक कि 3 से 4 दिन तक का कोयला सिर्फ शेष है। इस जानकारी से, इस समीक्षा के बाद एक हाहाकार की स्थिति मची। राज्य सरकार तक भी बात गई। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली, एसईसीएल के सीएमडी से बातचीत की और उसके बाद सुनिश्चित किया गया कि जो ज़रूरत का कोयला है वो संयंत्रों को दिया जाए ताकि काम रुके नहीं। लेकिन साथ साथ राज्य और केंद्र के बीच जो तकरार चलती है वो एक बार फिर से खुलकर सामने आई। प्रबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र पर सवाल उठाए। हालांकि केंद्र का यहाँ पर कहना है, बीजेपी ने तत्काल राज्य सरकार पर भी निशाना साध दिया और कहा कि राज्य सरकार का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था यहाँ पर। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसकी भी है, उसका ध्यान कहीं और है। चर्चा इसी पर आज होगी कि क्या ये जो संकट आ खड़ा हुआ है इसकी वाकई कोई वैश्विक दिक्कतें हैं या ये संकट खड़ा किया गया है
या इसका हल किस तरीके से निकाला जाए, और हल नहीं निकला तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। चर्चा आज इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ हैं अभय नारायण जी हमारे साथ, कांग्रेस से बहुत स्वागत आपका। अनुराग अग्रवाल जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। अभय जी, इस संकट जो खड़ा हुआ है, CCL नहीं दे पा रहा, वहां पर पर्याप्त कोयला, क्या आपको लगता है प्रबंधन की कमी है, वैश्विक संकट है, क्यों ऐसे हालात आ गए? अभिषेक जी, निश्चित रूप से केंद्र सरकार का जो काम करने का रवैया है, उनके निगाह में केवल रहता है कि पाकिस्तान के बारे में क्या बोलना है, कश्मीर में आतंकवादियों के बारे में क्या बोलना है, और अगर कहीं राज्यों में चुनाव हो रहा है तो चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी जीते। वो कभी ये नहीं समझ पाए कि केंद्र सरकार का चुनाव के अलावा और पाकिस्तान पे हमला करने के अलावा भी कोई काम होता है, ऐसा मुझे लगता है। 137 पावर प्लांटों में से देश के 72 पावर प्लांट में 3 दिन का कोयला बचा हुआ है। इनके खुद के केंद्रीय मंत्री RK सिंह जी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पास 24 दिन का कोयला है। अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो 24 दिन ही बोल रहे हैं। जैसी दिल्ली सरकार ने इस बात को उठाया तो पूरे राज्यों की निगाह गई, पूरे राज्यों ने इसकी पड़ताल की, तो आज जो स्थिति है निश्चित रूप से भवाया है। और इसका मैं जो कारण मानता हूँ वो 2 कारण हैं कि कोरोना काल था, लॉकडाउन का पीरियड था, तो बिजली की आपूर्ति तो लगातार बनी रही, चाहे घरेलू बिजली थी या जिन उद्योगों को हमें चलाना जरूरी था उनके लिए बिजली थी, लेकिन उनको कोयले की सप्लाई में कमी आई। दूसरा, कोयले का उत्पादन में प्रभाव पड़ा लॉकडाउन से, कोरोना काल से कोयले का उत्पादन, और बरसात में जिन कॉलोनियों में पानी भर जाता है उसकी तरफ कोई ध्यान केंद्र सरकार का नहीं गया कि वहाँ पे हम कोई व्यवस्था करें, जल्दी से हमारा वहाँ उत्पादन प्रारंभ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा है कि जिस तरह एयर इंडिया को घाटे में करके टाटा को बेच दिया गया, जिस तरह रेलवे को लगातार बेचा जा रहा है, BSNL को बेचा जा रहा है, LIC के शेयर बेचे जा रहे हैं, उसी तरह जो कॉलोनियाँ सरकार की देखरेख में चल रही है वहाँ घाटा करो, कम उत्पादन दिखाओ और संकट खड़ा करके उसे प्राइवेट हाथ में बेच दो कि हम चला नहीं पा रहे हैं। एक प्रक्रिया तो ये भी काम कर रही है कि अपने अरबपति मित्रों को खदान कैसे दिया जाए, नई खदान देंगे, वो खोदेंगे, चालू करेंगे, तो क्यों ना हम बनी बनाई खदान उनको दे दें। और जब राज्य सरकारें बात कर रही हैं तो मुझे बहुत आपत्ति है अजय चंद्राकर जी के उस बयान पे, कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है गोबर से बिजली बनाए जा रहे हैं। अरे गर्व करिए कि वैकल्पिक व्यवस्था की किया जा रहा है, कांग्रेस का कहना है। और इसका मकसद जो अभय जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि दरअसल इन खदानों को भी बेचना है, जिस तरीके से बाकी चीजों को बेचा जा रहा है। अनुराग जी। अभिषेक जी, सबसे पहले तो माननीय अभय नारायण सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा, जो देश के गर्व की बात है कि अब पाकिस्तान पर हमला करते हैं, कश्मीर में धारा 370 उठाते हैं, उसे शर्म की ओर प्रस्तुत करना कांग्रेस ही कर सकती है। कितने गर्व की बात है कि आज पाकिस्तान जैसे देश जो यहाँ आतंकवादी भेजते हैं वहां हम हमला कर देते हैं और कश्मीर की घाटी में आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। मुझे लगता है अभय नारायण जी, आपसी राजनीति से परे हट गए, इन चीजों पे गर्व करना चाहिए। अब मैं आता हूँ कोयले की समस्या के ऊपर। एक बड़ी बात मैं बताता हूँ, कोयले की समस्या का वास्तविक कारण ये है, सबसे पहले तो ये बात आप समझिए कि कौवा कान ले गया वाली परिपाटी बंद करिए। कोयले की ऐसी कोई विकराल समस्या नहीं है जिसपे अभी हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता है, और उसकी पूर्ण आश्वासन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने और ऊर्जा मंत्री KC सिंह जी ने कहा कि हमारे पास अभी 24 दिन का स्टॉक बचा है। लेकिन परिस्थितियां एक और समझनी पड़ेगी अभय नारायण जी कि वैश्विक कोयला बहुत महंगा हो गया है। चीन जो कोयला ऑस्ट्रेलिया से लेता था, इंडोनेशिया से लेने लगा है। भारत लंबे समय से इंडोनेशिया से कोयला लेता था, जो 60 रुपए टन का कोयला होता, $60 टन का कोयला होता था, आज का $200 का टन का कोयला हो गया है। इसकी बड़ी दिक्कत ये आई कि देश के जो उत्पादन संयंत्र है, जो अपना पावर प्लांट है, वो विदेश से जो कोयला आयात करवाते थे उनको आयात महंगा पड़ गया, इसलिए पूरा का पूरा भार SECL पर आ गया। इसलिए कोयले का ऐसा लग रहा है कि कमी हो सकती है, परंतु किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसका पूर्ण आश्वासन ऊर्जा मंत्री ने दिया है। दूसरी बात मैं कहता हूं, लॉकडाउन के समय कोयले की पर्याप्त आपूर्ति होती थी। एक किसी भी उत्पादन संयंत्र को
22 से 25 दिन का कोयले का स्टॉक रखना पड़ता है। लेकिन चूंकि लॉकडाउन के समय ढुलाई बहुत तेजी से होती थी और 24 घंटे में भी मांग के अनुसार कोयला पहुंच जाता था, तो वे अपने स्टॉक की लिमिट घटा के 22-25 दिन से उठा के 10 दिन कर दिए। ये एक बड़ी गड़बड़ी रही और केंद्र सरकार इन तकलीफों की ओर लगातार ध्यान रखे हुए है। इसलिए आज से 2 महीना पहले 27 अगस्त को पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, रेलवे और कोल इंडिया को मिलाकर एक कमेटी बनाई है, कोर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है CMT, जो लगातार कोयले के उत्पादन पे, रेलवे और कोल इंडिया के साथ मिलकर उसकी ढुलाई पे और उसकी प्रबंधन पे नजर रखे हुए है। और वो टीम पूर्ण तरह से पूरे देश में कोयले की आपूर्ति लगातार जारी रखेगी, ये पूर्ण विश्वास है। अब अगर माननीय भूपेश बघेल की बात की जाए तो मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ को छोड़ के उनको पूरे देश की चिंता भरी पड़ी है। ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश में खाद की कमी थी। भूपेश बघेल जी कहते हैं प्रदेश में खाद की कमी थी। उनके ही मंत्री TS सिंहदेव जी ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को कहा कि शासकीय क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र में आपने 18 गुना अधिक खाद भेजकर हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि जब कवर्धा जल रहा था तब लखनऊ जाकर नौटंकी सिर्फ भूपेश बघेल ही कर सकते हैं और राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी जो जगह ढूंढ रहे हैं भूपेश बघेल जी, उसके कारण वो छत्तीसगढ़ में आवास योजना की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें, आयुष्मान जगह की बात करें, छत्तीसगढ़ को पूर्णतः विस्मृत कर चुके भूपेश जी। रही छत्तीसगढ़ में उत्पादन की बात, तो ACCL से आज खुद भूपेश जी की बैठक हुई है। प्रतिदिन जो उसकी क्षमता है 29,500 मीट्रिक टन, ACCL ने आश्वासन दिया है कि वो मिल जाएगा। तो समस्या है कहां? और समस्या जो आई नहीं है उसके लिए इतना पैनिक होने की, इतना ज्यादा हवा खड़ा करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार इस पर बराबर निगाह रखी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह पूर्ण आश्वासन है। राम अवतार जी, आम आदमी को बहुत ज्यादा ये चीजें समझ नहीं आती हैं कि उसको बस इतना समझ में आता है हाँ कोयले की कमी हो गई, पावर प्लांट बोल रहे हैं, बिजली की समस्या आ जाएगी या उद्योगों को समस्या आ जाएगी, बहुत से क्या समस्या आ जाएगी, किस तरीके से कोयले का उत्पादन कम हो गया, क्या उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम काम कर रहा है या इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप जो सुनते रहती हो राजनीतिज्ञों से। मैं चाहूँगा कि आम लोगों को आप बताएं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या आ सकती है और वाकई क्या ये पॉलिटिक्स का एक विषय है। देखिए, कोयला केंद्र के अधीन का मामला है, केंद्र सरकार को ही सब इसमें करना है, पहली बात। दूसरी बात, कोयला के वैश्विक समस्या बनी है, दूसरी बात। तीसरी बात, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला चीन के समान पूरे विश्व में जाते हैं और भारत से कई 100 गुना ज़्यादा वहाँ पर बिजली उत्पादन है। जिन देशों से उनको कोयला मिलता था, उन्होंने विश्व में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कोयला देना चीन को बंद कर दिया। ऐसे में कोयले का संकट से चीन जूझ रहा है। चीन को अब ऐसे में अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला कोयला खरीदना पड़ रहा है। कोयले का वैश्विक समस्या है, उसका असर भारत पर पड़ रहा है। भारत में पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं है। जिन जगहों, जिन देशों से कोयला भारत पहुंच भी रहा है, वो गुणवत्ता के लायक नहीं है। ऐसे में देर सवेर बिजली का संकट भारत के कई राज्यों में आना है। ऐसे में जो जिन राज्यों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जहां पर औद्योगिक राजधानी है, बंबई, जहां पर उद्योग उत्पादन ज्यादा होता है, हर उत्पादन के लिए बिजली की जरूरतें हैं, बिजली कोयले से बनती है और कोयला के नहीं होने के कारण यह समस्या व्यापक तौर पर आएगी, वही दिख रही है। एक और बात है कि कोयले को लेकर भारत में भी जो कोयला आवंटन हुआ है, करीब करीब 8 महीना हो गया कोयला आवंटन हुए। छत्तीसगढ़ में भी 2 या 3 उद्योगपतियों को, जिंदल, साल्डा, ऐसे उद्योगपतियों को भी कोयला आवंटित नीलाम से हुआ है। वो लोग भी नौकरशाही, प्रशासनिक कमजोरियों के चलते वो अभी तक अपने उत्पादन शुरू नहीं कर पाए। जो
कोयला खदान का आवंटन हुआ भी है, नियमानुसार हुआ है, उनमें भी खुदाई शुरू नहीं हुआ, बरसात में पानी गिर गया। ऐसे कई कारणों के चलते कोयले का संकट है और उसका नुकसान जो है दो लोगों को हो रहा है। एक आम आदमी, क्योंकि टीएमटी के रेट और लोहा से बनने वाले तमाम चीजें जो है उनका रेट उछाल आ गया है, आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया है। ठीक, बहुत बड़ी समस्या जो बाजार में आ रहा है, आदमी के पास रोजगार नहीं है और काम नहीं है। ऐसे में जो मकान बनाना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट आ रहा है उत्पादन का, लोहे का, बिजली का रेट इतना ज्यादा बढ़ने वाला है, तो इसका नुकसान जो होने वाला है वो भयानक होगा। और जो है बिजली का संकट भी आने वाला है, उससे उत्पादन निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। इस पर राजनीति से अलग हटकर इसको सोचा जाना चाहिए केंद्र और राज्य दोनों को, ताकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, रोजगार से जुड़ा मामला, महंगाई से जुड़ा मामला है। अभय जी, आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है और जिम्मेदारियां सभी मानते हैं कि सभी की है, केंद्र के अधीन जरूर आता है, लेकिन जनता जो है स्टेट गवर्नमेंट की ओर भी देखती है। जैसे कि आज समस्या का जो समाधान मुख्यमंत्री ने बैठक करने के बाद निकाला भी, क्या ये इस वक्त वाकई सियासत करने का है या मिल बैठकर एक हल निकालने का है, क्योंकि समस्या ऊपर से नीचे तक है? अनुराग, अभिषेक जी, सियासत की तो ये बात ही नहीं है। कांग्रेस के पास और हमारी सरकार के पास सियासत करने के लिए बहुत मुद्दे हैं। केंद्र सरकार की विफलताओं के बहुत किस्से हैं। बिजली संकट की बात अभी अनुराग जी कह रहे थे कि इनको चिंता नहीं है। अगर चिंता नहीं होती तो ये बात हम करते क्यों? और वो कह रहे थे कौवा कान ले गया, कान को देखिए। इसका मतलब आप जो डिबेट कर रहे हैं वो बेमतलब कर रहे हैं। अनुराग जी के हिसाब से तो ये समस्या नहीं है डिबेट करने की। अखबार आज के पूरे हेडिंग से भरे पड़े हैं। प्रथम पृष्ठ का पहला समाचार है कि बिजली संकट उत्पन्न होने वाली है, तो वो क्या बेवजह के समाचार हैं? अनुराग जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जो समस्या है उस समस्या की बात करें, उसको समस्या समझें। विदेशी कोयला महंगा हुआ, विदेशी कोयले का आयात कम हुआ, तो उससे 18% की डिमांड मात्र बढ़ी है हमारी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। लेकिन जो एसईसीएल है वो अपने उत्पादन लक्ष्य से 267.5 लाख टन पीछे है। उत्पादन कम क्यों हुआ? इकाइयों का उत्पादन क्यों ठप पड़ा है? और जो स्टॉक उद्योगों के पास, पावर प्लांटों के पास होना चाहिए वो क्यों नहीं है? ये केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार के मंत्री जो आ रहे हैं वो केवल जो राज्य सरकारों ने सही स्थिति का आकलन कर दिया, अखबारों ने उसको सामने ला दिया, उसका बचाव करने आ रहे हैं, उनको झूठा सिद्ध करने आ रहे हैं, सच्चाई की बात नहीं बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एसईसीएल में पिछले 1.5 महीने से उन इकाइयों को कोयला देने का काम बंद कर दिया है जो उद्योग अपना पावर खुद उत्पादन करते हैं, अपने प्लांट के लिए खुद पावर प्लांट लगा के रखे हैं। उनको 2 महीने से कोयला नहीं दिया जा रहा है और उद्योग बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, बाजार में महंगाई बढ़ेगी। बिजली केवल घरेलू उत्पादन नहीं, बिजली का बाजार उत्पादन बहुत आवश्यक है जी। केंद्र सरकार का इधर ध्यान ही नहीं है। बहुत सारे उनको तो दल बदल कहाँ कराना है, कहाँ के किस मंत्री को तोड़ना है, किस मंत्री को खरीदना है। अगर ये सब करने के बजाय कोयला पे ध्यान दें और अपने मित्रों को कितनी खदान देनी है, आप देखिएगा कि 2 महीने के अंदर इसके क्या रिजल्ट आएंगे और कितनी खदान ये। ठीक, मैं अनुराग जी से इसके जवाब ले लेता हूं। अनुराग जी बोले, बहुत सारे आरोप अभय नारायण जी ने मढ़ दिए। अभय जी, मैं थोड़ी सी आपकी बातों को करेक्शन करना चाहूंगा। देश जो है टोटल कोयला उत्पादन का 70% उत्पादित करता है, 30% विदेशों से आता है। लेकिन चूंकि वह वर्तमान में विदेश में कोयले की कीमत बहुत बढ़ गई है, जो स्थानीय उत्पादन से ज्यादा पड़ रही है, इसलिए पूरा भार एसईसीएल पे आ चुका है। आपने आज स्थानीय समाचार पत्रों में हेडलाइन की बात की। हेडलाइन में आप देश के ऊर्जा मंत्री और कोयला मंत्री ने जो कहा वो भी लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 400 लाख मीट्रिक टन कोयला आगामी 24 दिनों के लिए उपलब्ध है। अब उत्पादन कम क्यों हुआ उसका बात समझिएगा अभय नारायण जी। कोयला उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं
उन राज्यों में बाढ़ और मानसून के कारण थोड़ी स्थितियां खराब हुई। अभी लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन के कारण, लेबर न होने के कारण प्री मानसून जो तैयारियां होती है अभय नारायण की, वो तैयारियों में कुछ कमी रही, क्योंकि लेबर थे नहीं, तो उत्पादन के पहले जो माइंस में काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब इस समय मानसून भी बड़ा देर से आया। सामान्यतः मानसून 15 सितंबर तक विदा हो जाता है इस देश के अंदर, लेकिन आज भी बारिश हो रही है। तो उन क्षेत्रों में जो कोयला, ओपन कास्ट कोयला खदानें हैं, वहां पे पानी भरी है, लेकिन हालात अब सुधरने लगे हैं, क्योंकि मानसून लगभग विदाई की ओर है और स्टाफ आ चुका है। और चूंकि सरकार इस बातों को ध्यान रखते हुए 27 तारीख को सीएमटी की एक कमेटी गठित कर चुकी है, कोर मैनेजमेंट टीम में गठित कर चुकी है, इस पर बड़ा तेजी से कार्य हो रहा है। और पूर्ण विश्वास रखिए अभय नारायण जी कि कोयले में जो हालात दिख रहे हैं उसके लिए 24 दिन तो है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी हालात में बड़ी तेजी से सुधार आ जाएंगे और कोयले की ये समस्या पूर्ण रूप से दूर कर ली जाएगी। लेकिन एक अनुरोध करूंगा अभय नारायण जी, ठीक है अनुराग जी, मैं एक छोटी टिप्पणी राम अवतार जी की लूंगा यहाँ पर। जी राम अवतार जी, कोयले का जो संकट है जी उसको स्वीकार तो सभी कर रहे हैं, उसके उपाय और ठोस उपाय और दीर्घकालीन उपाय, ये तीनों पे अगर काम सरकार करे तो भविष्य में अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है या छत्तीसगढ़ को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना है, तो बहुत बड़ी धुरी जो है वो कोयला है। कोयला जो खनिज संपदा है हमारी, उसका सही तरीके से दोहन हो और लोगों को सही समय पर पहुंच पाए, क्योंकि इसका विकल्प और नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कम जगह पहुंच सकती है, कम तरीके से हो सकती है। तो बिजली आज जीवन में और धुरी हमारी बन चुकी है। इस धुरी को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को समन्वय के साथ, और जो इसमें तो विदेशों में जो हो रहा है, जो विदेश की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हुई, जो झगड़े चल रहे हैं, और दूसरी ओर जो बड़े बड़े ठेके की जो बात हो रही है, कहीं न कहीं वो भी एक एंगल है। ये माना जा रहा है कि कौन मित्र है और कौन मित्र नहीं है। तो इसको इस नजरिए से समग्र तरीके से अगर देखा जाएगा तभी ये संकट हल होगा, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप के बाद हमारी बिजली गोल हो जाएगी, हम ये डिबेट भी नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करूंगा। आज समय मेरे पास इतना ही था। समस्या बड़ी गंभीर है, चर्चा जरूरी थी और सारी चीजें क्लियर होनी भी जरूरी थी। हालांकि सरकारें अपने अपने स्तर पर इन तमाम चीजों को पर काम कर रही हैं, इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कोयले का जो संकट है पूरे देश में है, बल्कि कहा जाए दुनिया भर में भी है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से इससे निपटने के लिए काम हो रहे हैं। आज एक बैठक भी हुई है। दूसरा, अनुराग जी भी बता रहे थे कि केंद्र भी बहुत कुछ बैठ के कर रही है और इस पर काम कर रही है। आश्वासन भी मिल रहा है 24 दिन का कोयला है, उसके बाद भी संकट पैदा नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन गंभीरता से एक बार सोचना जरूरी है कि आखिरकार ऐसे हालात क्यों बने और क्या इनको समय रहते और बेहतर किया जा सकता था। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।